नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। पहला आर्टिकल जो है ये मैरिटल रेप के एक्सेप्शन के संबंध में है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया है, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये कैपिटल पनिशमेंट अर्थात डेथ पेनाल्टी के ऊपर है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन फ्रेम करने की बात की गई है, जो हमने आज से 2-3 दिन पहले लीगल न्यूज़ में चर्चा करी थी। जिस बात की उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक प्रॉपर गाइडलाइन सेट करने की अभी ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इन सारी चीज़ों पे हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है, जो कि लॉ सीखो के अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर आते हैं। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को एक रिग्रेसिव एक्सेप्शन मानते हुए इसे खत्म करते हुए एक जजमेंट दिया है। 375 के इस एक्सेप्शन के ऊपर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट एक बहुत लंबे समय से सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसके संवैधानिकता पर बात की जा रही थी। एक लंबी यहाँ पर हियरिंग चली इसको लेकर, लेकिन वही कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक स्ट्रेट जजमेंट में, अपने एक स्ट्रेट कदम से इसे रिग्रेसिव मानते हुए उस प्रैक्टिस को खत्म किया है। तो इसी पर हम बात करेंगे। क्या था ये जजमेंट? तो मामला ये था कि एक वुमेन के द्वारा कंप्लेंट लॉन्च की गई पुलिस स्टेशन में उसके हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 376 के अंतर्गत ही उसका हस्बैंड उस पर यौन उत्पीड़न करता है, उसका सेक्सुअल हरासमेंट करता है। ये मामला जाता है सेशन जज के पास में, और सेशन जज के पास में जब ये मामला जाता है और हस्बैंड का यहाँ पे रिक्वेस्ट रहता है कि जो एफआईआर है उसे क्वैश कर दिया जाए, जो चार्जेस है उसे क्वैश कर दिया जाए, लेकिन जो सेशन जज रहता है ये रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। फिर मामला हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट जो है वो सेशन जज के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसको बनाए रखता है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ रीजनिंग्स दी है। उन्होंने बताया कि एक्यूज्ड गिल्टी है क्योंकि इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, और 375 का ये जो एक्सेप्शन है मैरिटल रेप का, ये उसका उल्लंघन करता है। एक महिला का अधिकार होता है, जीवन का अधिकार होता है, यहाँ पे डिग्निटी के साथ में, स्वाभिमान के साथ में जीने का अधिकार होता है। उसके पास में उसकी पर्सनल लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होती है, उसके बॉडी पर उसका हक होता है, उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी, उसके रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, राइट टू प्राइवेसी, निजता, उसका बोलने का अधिकार, उसका अभिव्यक्त करने का अधिकार, ये सारी ही चीज़ों पे एक इनके अगेंस्ट जाता है मैरिटल रेप। इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसीलिए इस एक्सेप्शन को सही नहीं माना है जो हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट है इन्होंने। यहाँ पर एक और जजमेंट का सहारा लिया गया, उसे दोहराया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2017 का। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि महिला को ये अधिकार है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को डिनाई कर सकती है उसके हस्बैंड को। यहाँ पर महिला का उसके शरीर पे पूर्ण रूप से अधिकार है और वो उसके हस्बैंड को मना कर सकती है। वही ह्यूमन राइट जो है वह गर्ल चाइल्ड को और मैरिड वुमेन को बराबर रूप से यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। मैरिटल रेप का जो सिस्टम है ये कॉमन लॉ सिस्टम से आता है, मतलब ब्रिटिश जो कानून है वह से आता है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश कंट्रीज में देख ले, इंग्लैंड की ही बात करें तो 1991 में इसे खत्म कर दिया गया था। आर वर्सेस आर के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस एक्सेप्शन को खत्म कर दिया था अपनी एक जजमेंट में। तो चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, डेथ पेनाल्टी के ऊपर। तो यहाँ पर सितंबर 2021 से एक लंबी एक प्रोसेस चली आ रही है डेथ पेनाल्टी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में ये बताया गया कि एक गाइडलाइन लाई जाएंगी डेथ पेनाल्टी को लेकर, क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स है जो डेथ पेनाल्टी यहाँ पर अवॉर्ड कर रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एररपूर्ण है, इसमें काफ़ी ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या स्टेप लिया जा सकता है इसे करेक्ट करने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो एक कमी देखने को मिल रही है वो ये है कि डेथ पेनाल्टी जो है ये देने के पहले सारी ही इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। अर्थात वो जो व्यक्ति है जिसे डेथ पेनाल्टी दी जा रही है, क्या वो उसके घर में इकलौता अर्निंग मेंबर है, उसकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, उसकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, उसका मेंटल स्टेट क्या है,
इन सारी ही चीज़ों को देखने के बाद में ही डेथ पेनल्टी अनाउंस किया जाता है। बच्चन सिंह अगर हम केस देखें, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क लेट डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि लाइफ सेंटेंस जो है ये एज अ रूल है, और यहाँ पर अगर आप डेथ पेनल्टी देते हो तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में आपको देना है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको देना है। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है इसकी धज्जियां उड़ाई गई है, यहाँ पर लोअर कोर्ट्स के द्वारा इसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। वही लॉ कमीशन की 262nd जो रिपोर्ट है जस्टिस एपी शाह कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा था कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ को छोड़ के और दूसरे जो ऑफेंसेस रहते हैं इसमें कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी नहीं देना चाहिए। प्रोजेक्ट 39A जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये चीज़ सामने आई जब उन्होंने डेथ पेनल्टी के केसेस को एनालाइज करा कि बच्चन सिंह फ्रेमवर्क को फॉलो कई बार नहीं किया गया है, किस कम्युनिटी से वो व्यक्ति आ रहा है इसको नहीं देखा जाता है, और बहुत सारे लीगल बायसेस भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इसे कैसे क्या सही किया जा सकता है, सबसे पहले हमारे क्रिमिनल लॉ में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कुछ दिनों पहले ही कहा, 2-3 दिन पहले ही हुआ कि वो नए फ्रेमवर्क के साथ आएंगे, खासकर यहाँ पर जो निचली अदालतें हैं उनको डायरेक्ट करने के लिए, तो इस चीज़ की भी आवश्यकता है। उसके अलावा ये भी समझने की आवश्यकता है कि जो लोगों को डेथ पेनल्टी होती है ये वल्नरेबल सेक्शन से ही आते हैं, जो एक लॉयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे मापदंड है वो भी देखने चाहिए, क्या रिफॉर्म हो सकता है क्रिमिनल में, उस चीज़ को भी देखने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो ज़रूरी है कि सिस्टम हमारा अनफेयर ना रहे, इसको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कदम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए जाने वाला है। चलिए न्यूज़ अपडेट की ओर आते हैं। पहली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी मची हुई थी यहाँ के राजनीतिक माहौल में, और फाइनली नेशनल असेंबली, जो कि जैसे हमारे देश में संसद होता है वैसे ही पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है, इसे डिसॉल्व कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पर इमरान खान जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो वोट अगेंस्ट हुआ था इमरान खान के, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था डिप्टी स्पीकर के द्वारा। तो उसके बाद में स्थिति काफ़ी खराब हुई, और फिर फाइनली जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अगली जो खबर है ये भारत के अरुणाभा घोष के बारे में है। अरुणाभा घोष ये CEO है दिल्ली बेस्ड काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के। इन्हें अपॉइंट किया गया है क्लाइमेट टीम में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो एशिया से केवल 3 ही लोग इस टीम में हैं, और ये साउथ एशिया से ये इकलौती व्यक्ति UN के क्लाइमेट टीम में होंगे। अगली खबर है वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में। भारत यहाँ पे सेमीफाइनल में जाने के पहले ही बाहर हो गया था, लेकिन फाइनल में जो टीमें कंपटीशन यहाँ पे लड़ रही थी ICC वर्ल्ड कप, वुमेन ICC वर्ल्ड कप में, वो थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इस बार वापस वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो अपने आप में एक नया कीर्तिमान रचा है, क्योंकि ये 7वीं दफ़े है जब ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। अगली खबर है NCW से, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से। तो इनके द्वारा एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो है वो शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स जो है ये लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, इस एक जो गैप रहता है उससे ब्रिज किया जाए, जो महिलाएं हैं इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, साथ ही साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, पुलिस ऑफिसर्स को इसके लिए तैयार करना, और साथ ही साथ रीजनल, स्टेट और यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसके बारे में जागरूकता फैलाना, इस उद्देश्य से ये सेल की शुरुआत की गई है। लीगल न्यूज़ की ओर आते हैं। पहली लीगल न्यूज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पे को फटकार लगाते हुए ब्रजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में ये कहा है कि अगर कोई केस पेंडिंग है और उसके आधार पर बेल रिजेक्ट कर दी जाती है तो ये अपने आप में काफ़ी गलत है, और ये कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट्स पे जो ऑलरेडी बर्डन कोर्ट से उस पर और ज़्यादा बर्डन बढ़ाता है। अगली खबर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये महत्वपूर्ण जजमेंट आया है कि 482 CRPC जिसमें इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट के पास में, इस पावर के अंतर्गत बेल कंडीशन जो है वो मॉडिफाई की जा सकती है। ये निर्णय आया है जगदीश अरोरा एंड अनादर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के
केस में। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।